Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you about amino acids. These are not only important for our body but are also important for CBC examination purpose. So let us start our topic, that is amino acids. पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये एमिनो एसिड्स जो है ये हमारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल में इनका क्या काम है। एक्चुअली बायोमोलिक्यूल में हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज प्रोटीन्स, और हम सबको पता है कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है और फंक्शनल मटेरियल भी है। लेकिन आपको पता है ये प्रोटीन किससे बने होते हैं? ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये बने होते हैं एमिनो एसिड से। एक्चुअली जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एमिनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज पॉलीमर एंड इट्स मोनोमर आर एमिनो एसिड्स। तो ये तो हुई बात एमिनो एसिड्स की कि इसका बॉडी में क्या लोकेशन है, क्या है ये एमिनो एसिड्स। तो ये एमिनो एसिड्स जो है ये प्रोटीन को बनाने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन अगर हम केमिकली देखें तो केमिकली एमिनो एसिड्स का हम देखें तो ये दो ग्रुप से मिलकर बना है, जिसमें एक ग्रुप है एमिनो और एक ग्रुप है एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं वो सभी अल्फा एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो अब हमें किसका स्ट्रक्चर देखना है? अल्फा एमिनो एसिड्स का। क्या होते हैं ये अल्फा एमिनो एसिड? अगर हम इनका फॉर्मूला देखें तो वो क्या है? अगर हम एक अल्फा एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला देना चाहें तो वो ये है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये वाला ग्रुप है ये इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमें पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। और उसी से हमारा क्या जुड़ा हुआ है? NH2 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एमिनो। इसीलिए इसका नाम पड़ा है अल्फा एमिनो एसिड, क्योंकि ये एक ऐसा एसिड है जिसकी अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि एमिनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चरली दे हैव टू ग्रुप्स, वन बेसिक ग्रुप दैट इज एमिनो ग्रुप एंड वन एसिडिक ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ अब यदि एमिनो एसिड्स को, अब आपका इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि अगर एमिनो एसिड्स को, अल्फा एमिनो एसिड्स को वाटर में डाला जाता है, एक्वस मीडियम में डाला जाता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जीटर आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जीटर आयन। ये बन कैसे रहा है? एक्चुअली हमें पता है कि सभी एसिड्स एक्वस मीडियम में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन्स देते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कौन सा आयन देगा? H+ आयन। और एमीन ग्रुप में हमें पता है एक क्या है? लोन पेयर है। तो ये H+ आयन जो है ये इस लोन पेयर से अटैच हो जाएंगे और इस तरह से ये NH2 ग्रुप अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3+ में। और यहाँ से चूंकि H+ निकल गया इसलिए ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए इसको हम डाईपोलर आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो पोल हैं। दो पोल कौन से हैं? एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाईपोलर आयंस। इसको हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। आप बताइए सॉल्ट्स किसे कहते हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल सॉल्ट का हमारा क्या होता है? NaCl, यही होता है। अब इसमें आप देखिए कि Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक इसी तरह से इस कंपाउंड के अंदर भी, एक ही कंपाउंड के अंदर हमें नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सॉल्ट। जस्ट लाइक NaCl।
जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सॉल्ट। चूंकि ये प्लस और पॉजिटिव चार्ज एक ही कंपाउंड के अंदर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंटरनल सॉल्ट। तो इस स्ट्रक्चर को हम ज्विटर आयन भी कह सकते हैं, डाइपोलर आयन भी कह सकते हैं और इंटरनल सॉल्ट भी कह सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें कब मिलता है, जब हम अल्फा एमिनो एसिड्स को किस में डालते हैं, वाटर। अब आगे की जो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है वो सब किससे रिलेटेड है, ज्विटर आयन से। और यहाँ से हमारे लॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हम 3 इफेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हम 3 बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और वो स्ट्रक्चर हमने किसका ड्रॉ कर लिया, ज्विटर आयन का। अब इस ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में यानी हमने एमिनो एसिड में क्या ऐड किया, वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड। एसिड कौन सा आयन देंगे, H+ आयन। तो जब हम इसमें H+ ऐड करेंगे तो pH 7 से कम हो जाएगा, because we know if the pH is less than 7 the medium is acidic and if the pH is greater than 7 the medium is basic। तो जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो एसिड H+ आयंस देगा और ये H+ आयन इस CO नेगेटिव से जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। क्योंकि ये नेगेटिव तो इस पॉजिटिव से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो किसका मिला, हमें कैटायन का। यानी कि जब हम एमिनो एसिड को वाटर में डालकर उसमें एसिड मिलाएं तो वी विल गेट अ कैटायन। अब यदि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इस स्टोरी को ब्रीफ करूं तो हमारी स्टोरी शुरू हुई थी अल्फा एमिनो एसिड से, जिसमें हमने वाटर ऐड किया तो हमें मिला ज्विटर आयन। इस ज्विटर आयन के अंदर हमने जब एसिड मिलाया यानी कि pH लेस देन 7 हो गया तो हमें मिला कैटायन। और जब हमने कैटायन में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। इन द सेम वे जब हम इस ज्विटर आयन के अंदर बेस मिलाते हैं यानी OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो इसका pH 7 से ज्यादा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये OH नेगेटिव जो है वो आपका ये OH नेगेटिव इस H के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। ये OH नेगेटिव चला गया और ये H चला गया तो पीछे क्या रह गया, NH2। और इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर मिला जिसको हम क्या कहेंगे, एनायन। तो जब हम ज्विटर आयन में एसिड मिलाते हैं तो हमें मिलता है कैटायन और जब हम ज्विटर आयन में बेस मिलाते हैं तो हमें मिलता है एनायन। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि अल्फा एमिनो एसिड्स को वाटर में ऐड किया तो बना ज्विटर आयन, एसिड ऐड किया तो बना कैटायन, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो गया कैथोड की तरफ, बेस ऐड किया तो हमें मिला इसके अंदर एनायन और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, एनोड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, मैंने यहाँ एक एब्रीविएटेड सी फॉर्म लिखी है ताकि आपको याद हो जाए। ये आपके कई चैप्टर्स में काम आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर भी काम आएगी, जिसके अंदर ये है AACC। AACC का क्या मतलब है, एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड and cation will move towards cathode when we passes electricity. When we pass electricity, anion will move towards anode and cation will move towards cathode.
तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि एमिनो एसिड किसे कहते हैं, जीटर आयन किसे कहते हैं, एसिड मिलाने पर क्या होता है, बेस मिलाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होता है। So this is the effect of pH and electricity. अब एक डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, एंड दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? जब हम जीटर आयन में एसिड या बेस मिलाते हैं तो उनको ऐड करते करते एक ऐसा पीएच मेंटेन हो जाता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तब भी वो मूव नहीं करता। अभी हमने देखा कि एसिड मिलाने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो कैथोड की तरफ मूव करता है, बेस मिलाने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करता है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है, जब हम एसिड और बेस मिलाते जाते हैं तो एक ऐसा पीएच मेंटेन हो जाता है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर न वो कैथोड की तरफ मूव करता है और न ही वो एनोड की तरफ मूव करता है। उस पीएच को हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ जीटर आयन, जिस पर जीटर आयन का या अमीनो एसिड का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। एंड ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, हर अमीनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि पीएच क्या होता है? फिक्स होता है, और इसी बेसिस पर हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी आपको बातें बताई हैं जो कि इसके रिगार्डिंग है, एमिनो एसिड्स से ही रिगार्डिंग है, जिसमें कि सबसे पहले इसमें आता है कि हम एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। बहुत छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि एमिनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। टोटल एमिनो एसिड्स जो हैं वो 20 होते हैं, उसमें से 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और 10 ही कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो है जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और वो हमें फूड के थ्रू लेना पड़ता है, जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो है जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। तो ये हमें एग्जाम्पल्स के साथ याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप एसेंशियल एमिनो एसिड्स का एग्जांपल लेते हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ये 3 याद कर लो तो ये सफिशिएंट है। और बाकी जो सिंपल हैं आपके जैसे ग्लाइसिन है, एनालाइन है, फिनाइल एनालाइन वगैरह है, तो ये किसके एग्जांपल में आ जाएंगे? नॉन एसेंशियल के। इसके बाद में एक और तरीका है क्लासिफिकेशन करने का एमिनो एसिड्स का, और वो है एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब आप देखो कि नाम तो इसमें आ रहा है एसिड का, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एमिनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक्चुअली क्या है, अभी जैसे मैंने इस अल्फा एमिनो एसिड को देखा तो इसमें एक ही एमिनो ग्रुप है, यानी एक ही कैसा ग्रुप है इसके अंदर? बेसिक, और एक ही इसमें एसिडिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? एसिडिक। तो एक एसिडिक ग्रुप है और एक ही क्या है? बेसिक ग्रुप है। तो इसीलिए इस तरह का अगर कोई एमिनो एसिड है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? न्यूट्रल। जैसे हम इसके अंदर देखें तो एग्जांपल के तौर पे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अगर हम लेते हैं तो हम बस उसमें R की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? H। तो जब हम R की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी पुट कर देते हैं? H। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा? यहाँ H लगा देंगे तो NH2CH2COH। अब उसमें एक ही एमिनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ही बेसिक ग्रुप, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो ये ग्रुप ज्यादा होता है या ये ग्रुप ज्यादा होते हैं। अगर तो एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एसिडिक एमिनो एसिड। और अगर उसके अंदर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? बेसिक एमिनो एसिड। तो हम इनका भी एक एग्जांपल कर सकते हैं। एसिडिक एमिनो एसिड का तो सिंपली हमने क्या याद कर लिया? अस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन के अंदर हमने R की वैल्यू को क्या पुट किया था? H पुट किया था। और अगर मैं अस्पार्टिक एसिड लेती हूँ, याद करो हमने जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ किया था तो वो अस्पार्टिम आता है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो वो इसी अस्पार्टिक एसिड्स का ही डेरिवेटिव है।
तो यहाँ पर हम R की जो वैल्यू पुट कर देंगे वो कितनी पुट कर देंगे, CH2COOH। अब सपोज करो मैंने यहाँ R की वैल्यू CH2COH पुट कर दी, तो एक तो COH इसके पास ये है ही, एक और आ जाएगा, यानी कितने COH ग्रुप हो जाएंगे, 2, और NH2 ग्रुप कितने होंगे, 1, इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसिडिक। इसी तरीके से आपके बेसिक भी हैं एमिनो एसिड्स, जैसे लाइसिन। तो जब हम लाइसिन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, R की, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा उसके अंदर CH2 का होल क्यूब NH2। अब आप बताओ, एक NH2 ग्रुप तो ये हो गया और एक NH2 ग्रुप ये हो गया, यानी कितने NH2 ग्रुप हो जाएंगे, 2, और एसिडिक ग्रुप कितना होगा, 1, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स। तो वेरी सिंपल कि एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हमें डिफाइन करना है और इनके एक एक एग्जांपल्स लर्न करने हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं एमिनो एसिड्स की जो जीटर आयन से रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमिनो एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एमिनो एसिड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, एमिनो एसिड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एमिनो एसिड्स की Ka और Kb की वैल्यू बहुत ही लो होती है और इनकी pK और pKb की वैल्यू बहुत हाई होती है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक के पास है और वो है जीटर आयन। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये सारे आंसर जीटर आयन की हेल्प से कैसे दे सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जीटर आयन के अंदर आप देखिए प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। इसका मतलब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, आयनिक कैरेक्टर आ गया। और जब आयनिक कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड वन कि ये वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जीटर आयन है ये कैसे नेचर का है, पोलर। और हमें पता है पोलर डिसॉल्व्स पोलर, वाटर भी पोलर और जीटर आयन भी पोलर। इसलिए ये जीटर आयन और या एमिनो एसिड्स जो है वो वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। और जीटर आयन और वाटर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स कि एमिनो एसिड्स हैव बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर। और ये तो हमें इसके फॉर्मूले से ही पता लग रहा है। जो हमने इसका फॉर्मूला किया था वो था NH2CHRCOOH। अब इसमें इस NH2 के पास क्या था, लोन पेयर, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, बेसिक। और यहाँ पर ये COOH है तो ये कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+, तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक। यानी कि एक ही कंपाउंड के पास एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, यानी एक एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर शो करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। अब Ka और Kb की वैल्यू जो है वो इसके लिए क्या होती है, लो। तो पहले हमें ये पता लगे कि ये Ka और Kb थे कौन। एक्चुअली Ka और Kb जो है they are the dissociation constants for weak acid and weak base respectively। हमें पता है कि जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है that is directly proportional to H+ ion concentration, that is directly proportional to Ka। वो एसिड जो जितनी ज्यादा H+ रिलीज करेंगे उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी और उसका एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। और ऐसा एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी तरीके से जो बेसिक कैरेक्टर है वो बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। जो बेस जितनी ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा और उसकी Kb की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन जीटर आयन या एमिनो एसिड के केस में हमारे पास Ka
और Kb दोनों की वैल्यू कैसी है, लो, यानी H+ आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन भी कैसी है, लो। इसका मतलब ये एक वीक एसिडिक करैक्टर शो करते हैं और एक वीक बेसिक करैक्टर शो करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन फिर वही है, किसके पास है, ज्वीटर आयन के पास में है। ज्वीटर आयन के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि NH3+ है। एक्चुअली ये था क्या हमारा, NH2 था, HRCOH, यानी ये ग्रुप कैसा था, बेसिक, लेकिन ये रिलीज क्या कर रहा है, H+। इसी तरीके से ये COH ग्रुप हमारा क्या था, एसिड, लेकिन ये यहाँ H+ को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये H+ को क्या करेगा, गेन करेगा, और ये H+ को रिलीज करेगा। ये गेन करेगा और ये रिलीज करेगा, यानी कि बेस एक वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, एक बेसिक ग्रुप एसिड की तरह काम कर रहा है, और एक एसिडिक ग्रुप बेस की तरह काम कर रहा है। इसीलिए एक वीक एसिड और एक वीक बेस है। लास्ट में कि इसमें हाई pKa और हाई pKb की वैल्यू होती है। हाई pKa, हाई pKb, ये क्या होता है, हमने पढ़ा था कि pH is equal to minus log H+ ion concentration. In the same way, pKa is equal to minus log Ka and pKb is equal to minus log Kb. इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए pKa की वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि ये वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है। इसी तरीके से अगर Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKb की वैल्यू क्या होगी, कम। इस केस में हमारे K और Kb दोनों की वैल्यू क्या है, कम है। तो बताइए pKb की वैल्यू और pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। समझ में आया? तो ये सारे हमने किससे रिलेटेड कैरेक्टर्स कर लिए, ज्वीटर आयन से। अब मैं आपको एक छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन करा देती हूँ जो आपको जनरली पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड वगैरह के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास में एक एमिनो एसिड है और वो एमिनो एसिड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7NO2। तो pH is equal to 2 पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो काफी इसमें कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले हमने देखा एमिनो एसिड, तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया एमिनो एसिड का, CHCOH R and NH2, हमने ये स्ट्रक्चर लिख दिया इसका। अब वो कह रहे हैं कि ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे होंगे, अलग। एक ग्रुप हो गया इसमें NH2, एक ग्रुप हो गया H, एक हो गया COH। इसका मतलब ये R जो है वो H तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हिसाब लगाया तो यहाँ कितने कार्बन हो गए, 2, हमें कितने चाहिए, 3, यानी एक C की जरूरत है। यहाँ H कितने हैं, 7, और यहाँ H हमारे पास में कितने हो गए, 2, 3 और 1, 4, यानी हमें कितने की जरूरत है, 3 की। यानी हमारे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, CH3। तो हम इस R की जगह क्या लिख देंगे, CH3। तो ये हमारा बन गया एमिनो एसिड जिसका नाम है एलालाइन। अब वो कह रहे हैं कि pH is equal to 2। pH is equal to 2 का क्या मतलब हुआ, एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर का मतलब H+। तो हमने पहले इसमें क्या ऐड करा, वाटर, और वाटर ऐड करने से हमें ये स्ट्रक्चर मिला जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। pH is equal to less than 7 है, एसिडिक करैक्टर है, तो यहाँ भी R की जगह क्या आ जाएगा, CH3, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, कैटायन। और हमें इसका स्ट्रक्चर क्या मिल गया, बोलो, NH3 प्लस CH3COO नेगेटिव। ये ज्वीटर आयन था, लेकिन pH is equal to 2 पर हमें इसका ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा कैटायन का।
तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है रिगार्डिंग जीटर आयन तो हम किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो हमारा था इससे रिलेटेड कि हमारे पास में दो एमिनो एसिड के ऑप्शन दे रखे हैं। एक एमिनो एसिड हमें दे रखा है एलालाइन, जिसके बारे में कहते हैं कि ये तो जीटर आयन बनाता है, लेकिन दूसरा आता है हमारा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ये जीटर आयन नहीं बनाता। इसका रीजन क्या है? एलालाइन का तो हमने देख ही लिया कि ये इस तरीके से क्या बना रहा था, जीटर आयन बना रहा था। लेकिन अगर हम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड और ये पैरा पोजीशन पर आ गया NH2। क्वेश्चन ये है कि ये जीटर आयन क्यों नहीं बनाता? रीजन क्या है? जब जीटर आयन बनता, अगर ये जीटर आयन बनाता तो क्या बनाता? ये जीटर आयन COO नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाता हमारा NH3+। लेकिन ये नहीं बनता क्योंकि इसके लिए जो ये H+ रिलीज करता उसके लिए यहाँ पे किसकी जरूरत थी? लोन पेयर की। लेकिन ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस के कारण किसके अंदर चला गया? रिंग के अंदर चला गया। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ दिया ये उसके लिए अवेलेबल नहीं था और इसीलिए ये जीटर आयन नहीं बनाएगा। तो ये दो मैंने आपको कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एमिनो एसिड से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिए। एक छोटी सी बात और बतानी थी मुझे कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है क्वाशिओकर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, MCQ टाइप में भी इसको पूछा जाता है। और एक बात और कि जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट प्रोटीन और एक होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं और एक होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं ये एनिमल्स में मिलते हैं और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं ये प्लांट्स में मिलते हैं। कंप्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिसमें एसेंशियल एमिनो एसिड बैलेंस्ड होते हैं, यानी कि ऑल एमिनो एसिड्स, ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड जो है इनमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनमें सभी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। नॉट प्रेजेंट। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी एमिनो एसिड्स के बारे में बताया शॉर्टकट में, और मैंने हर कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करी, रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने आपको, ठीक है। और आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है जीटर आयन का मेनली जो इसमें है तो उसकी वजह से आप सभी तरह की रीजनिंग क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।